हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबको समझाऊंगी हमारी 11th की अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारे फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस के बारे में, जिसकी पूरी अकाउंट्स बेस्ड होती है। वैसे तो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर अकाउंट्स को समझने के लिए, पूरी अकाउंट्स का एक अच्छा बेस तैयार करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो हमारा एजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इस एजम्पशन का रूट मीनिंग तो ये है कि कोई भी बिज़नेस कभी भी मतलब जब वो स्टार्ट हुआ उसके बाद वो कभी भी बंद नहीं होगा, चाहे किसी ने भी स्टार्ट किया हो, उसके आगे जनरेशन्स उसे कंटिन्यू करती रहती हैं। बट कोई बिज़नेस एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होता। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में वो है, अकॉर्डिंग टू दिस assumption इट इज़ assumed दैट बिजनेस shall continue फॉर अ foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। मतलब हम बिज़नेस में ना ही मतलब जितने स्केल पे हमने शुरू किया है उससे स्केल को कम करेंगे, ना ही हम उसे बंद करने की कोई इंटेंशन रखते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure, it is one whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period। मतलब इसी कॉन्सेप्ट की मतलब अब ये खासियत बता रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट हमें मदद करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट करने में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग भी आपको मालूम होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी। अगर नहीं पता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जिसकी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो गए, मशीन्स हो गई, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है, जैसे कि हमने गुड्स परचेज़ किया, हमने अपनी लेबर को पेमेंट किया। तो आगे फर्दर उसमें लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिशिएटेड इन सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। For example, a machine purchase is expected to last 10 years. The cost of the machinery is spread on a suitable basis over the next 10 years for ascertaining the profit or loss for each year. The total cost of the machine is not treated as an expense in the year of purchase itself। अब उसमें आगे इसी बात को और फर्दर समझा दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, आगे कुछ सालों के लिए उसे डिवाइड कर लेते हैं। जब तक हमें ये होता है कि इतने सालों तक हमें बेनिफिट्स मिलेगा, उतने सालों के लिए हम डिवाइड करके उन सालों में डेप्रिशिएट करते जाते हैं उसकी वैल्यू को, या फिर डिप्लीटिंग एसेट्स में डिप्लीट करते जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो हमारा पूरा था गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसमें बस आपको बेसिक इतना याद रखना है कि इसके हिसाब से एक बिज़नेस जो एक बार खुल गया वो कभी भी फ्यूचर में बंद नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इस एजम्पशन की अगर हम रूट मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई भी एक तरीका अपने अकाउंट्स बनाने का या फिर अपनी डेप्रीशिएशन का या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का अपना लिया तो हम हमेशा उसी एक तरीके को फॉलो करेंगे, हम उससे चेंज नहीं करेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हमें कुछ ईयर्स की अपनी परफॉर्मेंस को जज करना होता है अपनी फर्म की को, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट किया, सेकेंड ईयर में कितना किया, तो उसका जो वो कंपैरिजन निकल के आता है वो एकदम परफेक्ट हो पाता है। तो हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and make it comparable with that of previous years। अब वही चीज़ उन्होंने लिख दी कि प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना बहुत ईजी हो जाता है और एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बाइस एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। इससे पर्सनल बाइस भी लोग नहीं कर पाते, जैसे कि अगर हमारा एक तरीके से प्रॉफिट कम आ रहा है और उसे बेटर दिखाने के लिए हमने दूसरा तरीका अपना लिया, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। द कॉन्सेप्ट इज़ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट व्हेन ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब रखता है जैसे कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, एक से ज़्यादा प्रैक्टिसेस होती हैं और सारी ही वैलिड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल 2 मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, आर इक्वली एक्सेप्टेबल अंडर द assumption मेथड once chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statement comparable।
तो ये तो हो गई इसकी पूरी डिफ़ाइन। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि हमने किसी भी चीज़ का, चाहे डेप्रिसिएशन का हो या फिर हमारे अकाउंट्स बनाने का मेथड हो, जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, तो जो हमने एक बार चूज़ कर लिया हमें वही रखना है, हमें वो चेंज नहीं करना है। थर्ड और लास्ट अजम्पशन है हमारा एक्रूअल अजम्पशन। इस अजम्पशन में क्या होता है, एक्चुअली हमारी अकाउंटिंग में ये होता है और बेसिक बिजनेसेस में भी यही होता है, जब सेल्स हो जाती है या फिर कई बार सैलरी ड्यू होती है तो उनका इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं होता है या फिर कैश रिसीव नहीं होता है सेल्स का, तो हम इसमें ये मानते हैं कि जब हमने सेल्स कर ली तभी हम उसे अपनी इनकम में मान लेंगे। हम कैश के आने का या कैश के पेमेंट होने का वेट नहीं करते हैं इसमें। तो इसमें जो डिफ़ाइन लिखी है वो है, अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल assumption आर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। वही वाली बात कि जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तभी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, तब नहीं करेंगे जब एक्चुअल हम उसका कैश पेमेंट करेंगे या कैश रिसीव करेंगे, मतलब उसका सेटलमेंट करेंगे। This revenue is recognized when it is realized. It is when sale is complete or services are rendered. Realize का मतलब तभी जब पूरी सेल हो गई है, चाहे कैश मिला हो या नहीं मिला हो. It is immaterial whether cash is received or not. Similarly, expenses are recognized as expenses in the accounting period in which the revenue related to it is recognized whether paid in cash or not. वही वाली बात, अगर हमारा इस मंथ का रेंट ड्यू हो गया है, हमारी डेट हो गई है, तो हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन एक्सपेंस लिख लेंगे, चाहे हमने एक्चुअल कैश पे किया हो या नहीं किया हो. The concept is particularly important because it recognizes assets, liabilities, incomes and expenses as and when transactions relating to it are entered into. Under this concept, profit is regarded as earned at the time of goods or services are sold or rendered to a customer. It is the legal title is passed to the customer who in turn has an obligation to pay for them. Similarly, expense is regarded as incurred when the goods or services are purchased or availed and an obligation to pay for them is assumed. यहाँ पे अब 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैं वो भी पढ़ देती हूँ. Messrs. RSM and Co. purchases computer on 1st January 2019 amounting to 5 lakh to be paid on 15 April 2019. Since the asset has been acquired by the enterprise and has in the process incurred a liability to the extent of that amount on 1st January 2019, it must record the transaction in the books of account on 1st January 2019. The transaction on recording shall reflect that the enterprise owns assets, computers worth rupees 5 lakh and also owes an equal amount of money to the supplier. Second example है, similarly Messrs. RSM and Co. makes a sale of goods to Messrs. VS and Co. on 27 February 2019 for rupees 15,000 on credit of 2 months. The sale must be recorded on 27 February 2019, although the amount will be received on 27 April 2019. The transaction is recorded because the revenue has been earned, although the amount has not been received. Messrs. VS and Co. should also record the purchase in its books of accounts on 27 February 2019 because goods have been purchased although the amount has not been paid. तो दोनों एग्जाम्पल्स में यही लिखा है कि पहले वाले एग्जाम्पल में भी उन्होंने कंप्यूटर पहले परचेज़ कर लिए, हालांकि पेमेंट बाद में करी, पर जिस दिन कंप्यूटर परचेज़ करे उन्होंने उसी दिन कंप्यूटर्स की परचेज़ को रिकॉर्ड किया. सेकेंड वाले में भी जिस दिन उन्होंने सेल करी 27 फरवरी को, उसी दिन उन्होंने सेल्स रिकॉर्ड करी, ऑल्दो उसकी पेमेंट 27 अप्रैल को मिलनी थी. तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगा हम उसी दिन उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, नो मैटर उसके लिए कैश रिसीव हुआ है या पे हुआ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे अभी नहीं हुआ हो. तो ये तो थे तीनों अकाउंटिंग एजम्पशंस. नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर करेंगे और इनके हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.